हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे जेईई मेंस 2023 की डेट आ गई है। जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं 2023 में, जो भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बहुत सारा कंफ्यूजन, एंजाइटी बनी हुई थी, काफ़ी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन एकदम से डेट अभी कल शाम को जो आई है। अभी आपके पास 1 महीने का समय है। जनवरी जो वाला जो फेस है आपका जेईई मेंस 2023 का जनवरी फेस का एग्जाम जो आपका 24 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच में होना है। 15 जनवरी कल शाम से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया था, और जो फेज 2 का एग्जाम आपका होगा वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना है, जिसका आपका 7 फरवरी से फॉर्म आपका आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है कि जो आपका 75% क्राइटेरिया है वो किन कॉलेजेस के लिए है, और क्या अगर 75% नहीं है, 65% नहीं है, अगर आपका 65 अगर आपका SC ST में नहीं है, तो क्या आप IIT या NIT में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जो ये आपका जो पेपर होने वाला है ये आपका 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। और जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 12 जनवरी है। 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या चेंजमेंट किया गया है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भर के आगे बढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, तो अभी करना क्या है आपको, यहाँ पे द मेंटर चैनल पे सब्सक्राइबर जितने हैं या फिर इसको देख रहे हैं, अगर जेईई मेंस का फॉर्म भरने में कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, जेईई मेंस 2023 का फेज 1 का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, या कोई और फॉर्म भरने में दिक्कत है, जैसे WBJEE का आपने अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 30 अप्रैल डेट इसकी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये एग्जाम होगा, तो उससे पहले ही आपका फॉर्म लगभग मार्च में या फिर फरवरी एंड तक आ जाएगा। तो फॉर्म भरने में किसी बच्चों को कहीं दिक्कत हो रही है, मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे दूंगा, आप उन पे कॉल करके अपना फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं, या फॉर्म फिल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो क्वेरी कर सकते हैं कि भाई आपकी क्वेरी जो है सॉल्व कर दी जाएगी। अगर किसी बच्चे के पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ़ोन करके प्रॉपर फ़ोन पे बने रहेंगे, हमारी टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो आपके पास बने रहेंगे आपके साथ। तो पूरा फॉर्म आपका फिल करके फाइनली प्रिंट आउट आपको भेज दिया जाएगा मेल पे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। ये हमारी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए आप। 15 दिसंबर को रात 9 बजे से इन्होंने कहा था, कल 8 बजे ही नोटिफिकेशन आया था। 15 दिसंबर को 9 बजे से फॉर्म ये फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 12 जनवरी, मतलब कि 12 बजे तक आप भर सकते हो। 12 जनवरी को रात के 12 मतलब 11:50 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले ही आप भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पर वेबसाइट काम नहीं करती है। आपका जो एडमिट जो सिटी का आपका जो होगा, जो आपका एग्जाम सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 2nd वीक ऑफ जनवरी में आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं कौन सी सिटी में आपका सेंटर बन रहा है। उसके बाद आपका जो एग्जाम की डेट है वो 24 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख। इसमें से एक दिन में कहीं आपका BR का पेपर होगा और बाकी दिन आपका BTech का पेपर होता है। तो 2 शिफ्ट में ये आपका पेपर होता है। पहला शिफ्ट का सुबह होता है मॉर्निंग में आपका। नेक्स्ट हमारा सेशन 2 का जो पेपर होने वाला है, सेशन 2 का हमारा जो पेपर है, सेशन 2 का पेपर हमारा होगा, ये हमारा अप्रैल में होगा, जिसका फॉर्म आपका 7 फरवरी से आ जाएगा और 7 मार्च तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद आपका जो 3rd वीक ऑफ मार्च में आपका एग्जाम सेंटर डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपकी जो डेट है ये आपकी फेज 2 की हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है अभी तक, या जो बोर्ड के साथ में दे रहे हैं, वो अप्रैल वाले एग्जाम में फोकस कर सकते हैं, उसके लिए समय है अभी। और दूसरी चीज़, जिनका तैयारी हो चुकी, जो ड्रॉप आउट है, वो जनवरी वाले पेपर में पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि पहले फेज में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, सेकंड फेज में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। यूनिक कैंडिडेट बहुत सारे जो है उसमें काउंट होते हैं। रैंक को, परसेंटाइल को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए पूरा रोड मैप आपके लिए तैयार है। जैसे ही फेज 1 का एग्जाम होगा पूरा लाइव सेशन करेंगे, पूरा रोड मैप बताएंगे, और पूरा रोड मैप के साथ में अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के लास्ट मोमेंट तक, जैसे आप देख रहे हैं, कल भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की काउंसलिंग चल रही थी, कल भी बच्चे वहां पे गए हैं। मतलब ये इतनी अच्छी बात है कि काउंसलिंग अभी खत्म नहीं हुई है और नए जो है सेशन का फॉर्म आ चुका है आपका। तो एग्जाम की जो एग्जाम देने के बाद जो आपकी रैंक आती है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। काउंसलिंग बहुत लास्ट तक चलती रहती है। बहुत सारे बच्चे हैं 2.5-3 लाख रैंक वाले फोन करते रहे, सर मुझे पता नहीं था, मैं देख रहा हूँ 4-4 लाख रैंक पे कॉलेज मिल रहा है। तो ये बात की बातें हम लोग कर लेंगे, अभी फिलहाल फॉर्म भरने पे फोकस करते हैं। हमारा एग्जाम की फीस है, क्या एग्जाम की फीस में है हमारी, मेल कैंडिडेट के लिए फीस जो है 1000 है, अगर फॉरेन आउटसाइड इंडिया है तो 5000 है। जनरल, EWS, OBC, NCL के बच्चे हैं जो, उनकी फीमेल कैंडिडेट की जो फीस है वो 800 है, मेल की 1000 है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे हैं उनकी फीस 500 रुपये है, और फीमेल की फीस भी 500 रुपये है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद पेपर 1 पेपर 2 का अगर आप दोनों का भरना चाहते हैं तो 2000 रुपये। अगर कैटेगरी वाले फीमेल कैंडिडेट दोनों का भरना चाहते हैं, बी प्लानिंग, BR, BTech का, तो 1600 रुपये। SC ST फिजिकल हैंडीकैप बच्चे दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपका 1000 रुपये। 3rd जेंडर कैंडिडेट हमारे जितने भी हैं उनके लिए भी 1000 फीस आपकी रहेगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो फोटो आप अपलोड करोगे या जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, जो डिक्लेरेशन वगैरह इसमें दिया हुआ है, जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगे गए हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपका स्कैन फोटोग्राफ चाहिए आपका JPG फाइल में, जिसमें आपका 10 KB से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो स्कैन जिसमें मांगा गया है वो आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है इसमें।
उसके बाद आपका साइज, आपका स्कैन कॉपी, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप इसमें लगाएंगे SC ST OBC EWS का अगर कुछ भी आपके पास, या फिर आप डिक्लेरेशन लगा रहे हैं तो आपका 50 KB से 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए। ये आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, बच्चों को कन्वर्ट करने में, PDF वगैरह बनाने में थोड़ी दिक्कत रहती है तो एक हेल्पलाइन नंबर हम 2 दे देंगे यहाँ पे, उन पे कॉल करके आप अपना पूरा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। जब फीस पेमेंट वगैरह करना होगा तो आप उसको कर सकते हैं लास्ट में। लेकिन फॉर्म भरने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो और बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दे कि अगर जेईई मेंस का फॉर्म या कोई भी ऐसा फॉर्म अगर वो भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत अगर आती है, आप मेंटा की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। फॉर्म भरने में प्रॉपर आपको पूरा समय दिया जाएगा और पूरा फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, लगभग 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है ये आपके ऑल एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके फॉरेन में बन रहे हैं उनमें भी, और जो इंडिया में बन रहे हैं उनमें भी आपको इंग्लिश में पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर होगा, मतलब 2 लैंग्वेज में जो आपका पेपर होगा इंग्लिश हिंदी में, ये आपका केवल इंडिया के अंदर आपको मिलेगा। इंडिया में कहीं भी कोई सेंटर पे आप उसमें फिल करते हैं तो ये इंग्लिश हिंदी में पेपर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश और असमिया भाषा जो आपकी होती है इसमें आप देखेंगे तो ये आसाम के अंदर आपको मिलेगा, केवल आसाम स्टेट के अंदर। बंगाली और इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में आपको ये देखने को मिलेगा इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में। इंग्लिश और गुजराती की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात, दमन दीप और दादर नागर हवेली के अंदर अगर आप भर रहे हैं, इन राज्यों से अगर आप भर रहे हैं, इन एरियाज से अगर आप भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको इंग्लिश और गुजराती में पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश और कन्नड़ की बात करें तो ये आपको कर्नाटका क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको इंग्लिश और कर्नाटका में ये पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश और मलयालम की अगर बात करें तो जितने भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं लक्षद्वीप और केरला के अंदर, वहां पे आपको मलयालम में देखने को मिलेगा ये पेपर और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा। इंग्लिश और पंजाबी की बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़, उसके बाद फरीदाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR, दिल्ली के जितने भी रीजन हैं वहां पे आपको ये दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा, पंजाबी और इंग्लिश में। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आपको जो भी है, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में ये पेपर बनेगा लगभग। इंग्लिश उर्दू की बात करें, ये भी आपको अक्रॉस द ऑल ओवर इंडिया ये सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा सारे सेंटर्स पे। इंग्लिश और तेलुगु आपको जो देखने को मिलेगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में आप अगर बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश तेलुगु में आपको पेपर ही देखने को मिलेगा। 13 लैंग्वेज में ये पेपर बनाया जा रहा है। अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। ये हमारा पेपर का पैटर्न है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा जो है पेपर पेन, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है हमारा, ये पेपर पेन बेस्ड नहीं होता है। पार्ट 2 में अगर हम देखें BR पेपर 2 के लिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दूसरा होता है, ये पेपर पेन बेस्ड होता है और A4 साइज के सीट वगैरह इसमें आपको मिलेगी ड्राइंग वगैरह के लिए। उसके बाद भी प्लानिंग की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस होगा। देन आपका थर्ड पार्ट में प्लानिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, देन आपका ये बीटेक का पेपर हो गया, जो आपका BE का पेपर होता है जिसको हम बीटेक बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे तो आपका देखो मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन सेक्शन 1, 10 नंबर आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। फिजिक्स 20 क्वेश्चन सेक्शन 1, 10 क्वेश्चन सेक्शन 2। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन सेक्शन 1, 10 क्वेश्चन सेक्शन 2। टोटल आपके जो है 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 के 20 सारे, लेकिन यहाँ से आप केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको इस सब्जेक्ट में सॉल्व करने हैं। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स और एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की हम लोग बात करें, एज क्राइटेरिया में क्या पूछा गया, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फॉर्म भर सकता है किसी भी एज वाला कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। इन्होंने लिखा है 2021, 2022 और 2023 में, या तो 2021 में 12th किया हो, या 2022 में 12th किया हो, या 2023 में आप 12th की परीक्षा में बैठने जा रहे हो, वो स्टूडेंट यहाँ पे आपका फॉर्म मतलब जेईई मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी रैंक आ जाएगी, जेईई मेंस की जब आपकी रैंक आ जाएगी तो आपको जो इंस्टीट्यूट होगा वो अपनी जो एज क्राइटेरिया उसके हिसाब से जो लगाएगा वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं उनका एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है, तो उनको आपको फॉलो करना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 2021 में 12th किया है और वो जेईई मेंस का पेपर देने जा रहा है, अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट में वो काउंसलिंग करता है और वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट में वो एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं होगा। जेईई मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं। इन 3 सालों में कभी भी आपने पेपर दिया हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो देने वाले बच्चे, जिनको पास करने वाले बच्चे या पेयरिंग वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं। पहला तो आप 10+2 जानते ही हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड करवाते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स जो आपका ज्वाइंट सर्विस विंग करवाती है एनडीए डिफेंस एकेडमी। देन आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो एनआईएस बोर्ड होता है।
उसके बाद आपका किसी भी पब्लिक स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर आपने किया हुआ है 10+2 इक्विवेलेंट उसके कोई भी कोर्स, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वहाँ पे एक बोर्ड चलता है, अगर आपसे किया है तो आप एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन अगर आपने दिया तो आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज AICTE के जितने भी पॉलिटेक्निक हैं या डिप्लोमा कोर्स चलते हैं। देखिए डिप्लोमा वाले बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरीज करते रहते हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया है, 10th के बाद डिप्लोमा किया है, आप जेईई मेंस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा के अगर फाइनल ईयर में भी आप हैं इस साल तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन GC एग्जामिनेशन जो आपका लंदन, कैम्ब्रिज और श्रीलंका वगैरह के जो कंट्री आपको देती हैं। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर इंटरनेशनल बैकलॉरेट आपका एक बोर्ड होता है, कुछ बहुत कम स्कूल्स उसके होते हैं, बहुत अच्छा बोर्ड माना जाता है ये। यहाँ से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे इन सारी कंडीशंस में ये सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारे बच्चे जेईई मेंस के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। दो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th पास किया है 2021 में, 2022 में, 2023 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, CSAV राउंड में जो कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि NITs, IIITs, उसके बाद GFTI मतलब कि CFTI, इन कॉलेजेस के लिए 75% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब टोटल आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 75% होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में आप पास होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। 75% आपका जनरल, AWS, OBC के लिए, और जो रिजर्वेशन वाले बच्चे SC ST के हैं उनके लिए 65% यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 65%, 75% एग्रीगेट है। इसको लेकर बच्चे बड़ा कंफ्यूज है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि इन्होंने एक बात ये नहीं लिखी है कि देखिए जैसे NIT, IIIT और GFTI तो जोसा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जोसा में IIT भी पार्टिसिपेट करते हैं, जोसा में IIT भी पार्टिसिपेट करते हैं, जोसा में NIT भी पार्टिसिपेट करते हैं, जोसा में IIIT पार्टिसिपेट करते हैं, GFTI, जोसा में टोटल जो है 114 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने केवल CSAP का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो CSAV में जितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं इनके लिए आपका 75% एग्रीगेट होना चाहिए। IIT के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया हुआ है पूरे ब्राउज़र में। ऊपर इन्होंने सबसे पहले लिख दिया था कि जस्ट 12th पास वाले बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो जेईई मेंस का एग्जाम आप जस्ट 12th पास है, अगर आप जस्ट 12th पास है दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 75% आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है ये NITs के लिए, IIITs के लिए, CFTI के लिए। ये CSAP का नाम इन्होंने जो लिख दिया ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे इनको जोसा भी लिखना चाहिए था कि जोसा और CSAP में जो NIT, IIIT, GFTI पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है, IITs के लिए नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि सही डेफिनेशन इसकी होनी चाहिए थी। तो इससे बच्चे बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने एक बात लिखी है, ये देखिए आप, द एडमिशन NIT, IIIT, GFTI विल बी बेस्ड ऑन अनाउंस्ड क्वालिफाइंग परसेंटाइल बाय द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूट्स का क्राइटेरिया होगा हम उसको फाइनली फॉलो करेंगे। मतलब आपने एग्जाम दे दिया है, जस्ट 12th पास वाला बच्चा एग्जाम अगर दे रहा है और अगर वो इंस्टीट्यूट उसको अलाउ कर रहा है तो वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो इसका क्या मतलब है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे, उसमें कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि IITs के अंदर फिलहाल क्राइटेरिया नहीं है। NIT, IIIT, GFTI में क्राइटेरिया आपका मान्य होगा, माना जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ, आर्किटेक्चर कोर्स अगर आप करने जा रहे हैं उसके लिए, अगर पेपर 2 देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका 50% आपका 12th में होना चाहिए। तो ये जेईई मेंस का 2023 का जो हमारा फॉर्म आया हुआ है, 2023 का जो हमारा जेईई मेंस का फॉर्म आया हुआ है, 2023 के जितने भी बच्चे बैठने जा रहे थे 2023 जेईई मेंस में, उनका इंतजार आई होप खत्म हो गया है। और आप अभी 1 महीने का समय आपके पास है, तैयारी करते रहिए। फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर हम दे देंगे, उसमें कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। कोई भी फॉर्म जेईई मेंस के अलावा भी अगर आप भर रहे हैं, 1 महीने का समय है, तैयारी करिए। जैसे ही फेज 1 का एग्जाम होगा हम लोग कोटा, उसके बाद आपका देहरादून, उसके बाद आपका भोपाल, उसके बाद आपका रायपुर, जितने भी कैपिटल हैं जहाँ जहाँ से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं, हम कोशिश करेंगे इस बार हर कैपिटल में सेमिनार कर सकें। क्योंकि जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट आने के बाद समय बहुत कम रहता है, उतने कम समय में 1 हफ्ते का 10 दिन का समय लगता है एक जगह सेमिनार अरेंज करने में। ऐसे 2 दिन का समय में नहीं हो पाता है, एक्सपेंस भी लगते हैं, समय भी लगता है, और हम बच्चों से कुछ चार्ज उसमें नहीं कर रहे हैं। तो इसका इस बार भी यही पैटर्न रहेगा, बच्चों से चार्ज नहीं करूंगा मैं कुछ भी। हमारी टीम द मेंटा की पूरा प्रयास करेगी 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जितनी भी हेल्प हो पाए। और उसके बाद आपका जितनी भी कैपिटल है हम सब में जाकर के बच्चों को फिजिकली वहाँ पे कुछ ऐसा हेल्प कर सकें जिससे कि वो अपनी रैंक को यूटिलाइज करके एक बेटर कॉलेज तक पहुँच सकें। द मेंटा चैनल पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जेईई मेंस के जो आपका, इसके अलावा और भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी मैं हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।